नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु नानक क्लासेस में। तो दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करी। अब पार्ट 3 में हम प्रकाश की घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहली घटना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये आइए जानते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन के लिए हम क्या करते हैं, कांच लेते हैं और उस कांच के पीछे की क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अब ये पॉलिश कौन सी होती है? ये पॉलिश होती है रजत पॉलिश होती है। कौन सी पॉलिश होती है? रजत पॉलिश। रजत जो है एक तरीके से चांदी का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका मतलब हम जो कांच होता है उसके पीछे किसकी पॉलिश करते हैं? चांदी की पॉलिश करते हैं। चांदी यानी सिल्वर। चांदी का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है एजी। एजी क्या होता है दोस्तों? एजी। इस एजी को अपन अर्जेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्जेंटम बोलते हैं। अर्जेंटम यानी चांदी का जो लैटिन नाम होता है वो क्या होता है? अर्जेंटम होता है। इसीलिए इसका सिंबल भी क्या होता है? एजी। इसलिए इसका सिंबल भी क्या होता है? एजी। तो हम इस कांच की सतह पर अगर चांदी का लेप कर दें यानी रजत पॉलिश कर दें यानी सिल्वर नाइट्रेट, इसके अलावा क्या होता है, अपन सिल्वर नाइट्रेट का भी लेप कर सकते हैं। अगर सिल्वर नाइट्रेट का लेप कर दें तो इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि प्रकाश जो इस सतह पे आके आपतित होगा उसका पूर्ण रूप से परावर्तन हो जाएगा। क्योंकि जो चांदी होती है वो प्रकाश का बहुत अच्छा परावर्तक होती है। चांदी प्रकाश का क्या होती है? बहुत अच्छा परावर्तक होती है। इसीलिए चांदी का लेपन किया जाता है। जब हम किसी सतह पर चांदी का लेप कर देते हैं, किसी कांच पर चांदी का लेप कर देते हैं, तो वो दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम क्या है, अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं कि जो अपन ने पॉलिश करी है तो इस पॉलिश से क्या फायदा हुआ। तो दोस्तों, अगर इस सतह के ऊपर अगर कोई प्रकाश आके आपतित होता है तो उसका क्या होता है? इस बिंदु से परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। तो आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकरा के चली जाती है उसको अपन बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अब आपतित किरण, परावर्तित किरण, और हम इनके बीचों बीच में एक क्या डालते हैं? अभिलंब, जिससे कि हम बता सकें कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण के बीच में क्या संबंध है। तो परावर्तन का नियम हमें यह कहता है कि पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो तल है, इस तल के ऊपर ये कोई आपतित किरण आई और यहीं से इसका क्या हो गया? परावर्तन हो गया, और इसके बीच में ये अभिलंब है। तो एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इसीलिए परावर्तन का जो पहला नियम होता है वो यही होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, पहला नियम आपको समझ में आया होगा। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमेशा किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि आपतन कोण का मतलब है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण होता है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। और जो परावर्तित किरण है और अभिलंब है, इसके बीच बनने वाले कोण को हम आर से डिनोट करते हैं, और वो परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। इसीलिए जब भी हम लिखते हैं सेकंड लॉ के अंदर तो वो होता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, हम दूसरे नियम पे एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, क्योंकि दूसरा जो नियम है परावर्तन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिलता है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि आपतन कोण का मान अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण
कोण के बराबर होता है। तो अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होता, 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगर इसके अलावा एक और एग्जाम्पल, थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए आपको आपतन कोण ना कहकर आपतित किरण जो दर्पण के साथ में, जो अक्ष के साथ में जो कोण बनाती है वो दिया हुआ रहे, वो दिया हुआ रहे, तब आप उसका सही जवाब कैसे दे पाएंगे। तो देखिए, हमें क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ है कि ये जो आपतित किरण है वो दर्पण के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो आपको परावर्तन कोण का मान बताना है। किसका मान बताना है? परावर्तन कोण का मान बताना है। तो देखिए, ये 30 डिग्री हुआ, तो हम जानते हैं कि जब अभिलंब खींचा जाता है तो अभिलंब और इसके साथ में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 में से इधर के 30 गए तो इधर के कितने बचे? 60। कितने बचे? 60। तो हमें पता लग गया कि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है। हमें क्या पता लग गया? हमें आपतन कोण का मान पता लग गया कि 60 डिग्री है। तो अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि परावर्तन का दूसरा नियम ही यही कहता है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा 60 डिग्री। क्या आंसर होगा इसका? 60 डिग्री। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप इस YouTube चैनल के साथ बने रहें। आपको आगे से आगे एक और बढ़िया से बढ़िया वीडियो मिलता रहेगा, शानदार वीडियो मिलेगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसीलिए आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।